अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, आपकी इजाज़त से आज मैं अपने नाज़रीन के साथ हमारे टॉपिक्स शेयर कर लूं कि हमने आज किन मौज़ूआत पर बात करनी है। ज़रूर करें, ज़रूर करें। आज सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। अवाम की नज़रें भी आम इंतखाबात पर हैं और साथ ही साथ तमाम सियासी जमातों की भी। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई। इमरान खान की तरफ से पीटीआई की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान 3 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि आज जो अपील दायर की गई थी, दरख्वास्त दी गई थी, उनकी सज़ा मुअत्तली की 3 साल तोशाखाना रेफरेंस में, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अब इसके बाद हम मुबश्शिर साहब से सवाल उठाएँगे कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शन बचता है? वो किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और वो भी 3 हलकों पर जो उनकी ख्वाहिश है, या फिर मजबूरन उन्हें अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा आज का मौजू होगा प्रोग्राम में, जब भी इंतखाबात की बात होती है या किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में सियासत की बात हो जाए, तो तमाम पार्टीज का ये पॉलिटिकल राइट होता है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी ताज़ा मिसाल इस तरह से सामने आई है कि इमरान खान से कागजात नामजदगी साइन करवाने वाले वकील ही गायब हो गए हैं, और इसके अलावा मुतादिद रहनुमा हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, वारंट जारी किए जा रहे हैं। अगर वो किसी जलसे में आ जाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी मामले को लेकर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। मुबश्शिर साहब से मेरा सवाल ये होगा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही, और जिस तरह की फील्ड मिल रही है इसे हम लेवल प्लेइंग तो नहीं कह सकते, और ऐसा क्यों हो रहा है किसी एक सियासी जमात के साथ। तीसरा हमारा मौजू होगा आज नून लीग के हवाले से। हम बात करेंगे, नून लीग खुद को मकबूल तरीन जमात भी कहती है पाकिस्तान की, लेकिन उसके बरक्स अपने उम्मीदवारों के साथ हम देख रहे हैं कि रवैया कुछ अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि किस तरह वर्कर्स के साथ रवैया रखा जाता है, और आज भी एक खातून रहनुमा जो कि खातून की सीट के लिए इंटरव्यू देने आई थी, मरीम नवाज के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने एलिगेशंस लगाए, बड़े एलिगेशंस लगाए कि भाई जो ब्रांडेड सूट पहनते हैं उनको ही सुना जाता है या उनको ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है उम्मीदवारों के साथ जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हों किसी एक जमात के लिए, या अपने लीडर जिनको वो लीडर समझते हैं, या नवाज शरीफ के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुबश्शिर साहब से कि इमरान खान तो आउट हो गए हैं इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला सुनाना है कि इंतखाबी निशान पीटीआई को अलॉट होगा। तो अगर हो भी जाता है तो क्या फायदा होगा इसका, और क्या हो भी जाएगा? और इसके बाद एक बड़ा अहम और सेंसिटिव सा मामला सामने आया है, अफसोसनाक भी हम कहेंगे। पंजाब में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 500 लड़कियां थीं जिन्हें मदरसे से उठाया गया बहला फुसला कर। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, और वो भी मदरसे से लड़कियों को उठाना? हमारे कानून ऑफिस करने वाले इदारे कहाँ हैं? कुछ क्रिकेट के हवाले से बात भी करेंगे, कुछ सियासी गुफ्तगू भी प्रोग्राम में शामिल होगी। तो मुबश्शिर साहब, सर, इमरान खान तो माइनस हो गए हैं, किस तरह से लड़ेंगे इलेक्शन? क्या नाअहली अपनी कबूल कर लेंगे, या फिर कोई और ऑप्शन है अभी पीटीआई के पास और इमरान खान के पास? नहीं देखें, पहले तो बात यह है कि इमरान खान के पास एक ऑप्शन है कि आप वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए, हम्म। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाएंगे तो तब तक उनकी यानी जो कागजात नामजदगी है उसको जमा कराने की उसकी डेट जो है वो गुजर जाएगी। तो अब इमरान खान प्रैक्टिकली इन इलेक्शंस में आउट हो चुके हैं। इससे किसी को अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। देखें, तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के ट्रायल कोर्ट से 3 साल कैद की सजा का फैसला मुअत्तल कराने की इन्होंने दरख्वास्त की थी। एक तो इन्होंने दरख्वास्त बड़ी लेट की है। इनके वकील जो थे 2-3 महीने जो है ना वो पिंग पोंग ही खेलते रहे हैं, टिकटॉक खेलते रहे हैं, यूट्यूब खेलते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। नहीं किया तो उन्होंने कानूनी लड़ाई नहीं की है। अब जो फैसला आया उसके मुताबिक हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल नहीं कर सकता। अब हम्म। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन यह है कि तब तक इलेक्शंस हो जाएंगे, और इसमें इमरान खान किसी को नहीं ब्लेम कर सकते सिवाय अपने वकला को और अपने वकला की टीम को, जिन्होंने हर चीज को इतना डिले किया तो मुबश्शिर कि साहब, ये पीटीआई वाले तो ब्रेक के मुतहरिक थे। ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस क्यों हुई है? ये टाइमली ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी इन्हें? ये प्रिपरेशन पहले नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन ये हुआ था ना फैसला, मैंने उसके 3 दिन के बाद एक बात बताई थी। मैंने उस दिन इसलिए नहीं की, मैंने कहा इनके वकील जो है ना वो मेरे से सीख ही ना जाए।
तो एग्जैक्टली यही शिकें जो लगी थी मेरे ऊपर लगी थी इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, मुझे उन्होंने 2 साल कैद सजा दी थी उस वक्त। जज साहब थे, सिपरा साहब, उन्होंने दी थी और मैं समझता था कि वो गलत है। बहरहाल तो अब लेकिन यह है कि कानून में वहां पे एक लेवरेज मौजूद था जिसमें मैंने वहीं पे उनको एप्लीकेशन दी। मेरे लॉयर ने, रिजवान अब्बासी साहब, वो कर रहे थे केस, और उन्होंने कहा कि जी आप हमें 1 हफ्ते की बेल दें ताकि हम सुपीरियर कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो वो बाय लॉ जज को देनी थी, उन्होंने दी। तो ये सैटरडे को डिसीजन हुआ था, ट्यूसडे को मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया। उन्होंने पहली हियरिंग पे उसको सस्पेंड किया और फिर उनका कि केस करें जी, यहाँ पे ट्राई करें, आप पूरा देखते हैं केस को। और फिर वो कई महीने केस चला, इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो यानी ये वही चीजें थी कि अगर उनके वकील होश में होते, उन्होंने क्या किया, वहां पे जज साहब से लड़ना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा किया, जज साहब उठ के चले गए, अदालत छोड़ के चले गए, और जो इनको इनके क्लाइंट को रेस्पाइट मिलना था वो नहीं मिला। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, अपनी तस्वीरें हर जगह हर चैनल पे चल रही हैं, टिकटॉक हम्म। करते रहे हैं, यूट्यूब करते रहे हैं। तो जब आप अपना मूंगफली के दाने फेंकते रहेंगे ना लोगों के लिए, तो उसमें बंदर तो आएंगे ना। तो ये लेकिन वो बंदरों बशीर साहब, ये लोग तो पाकिस्तान से बाहर केस करने चले थे, पहले तैयारी तो कर लेते, यहाँ पर अपनी तैयारी तो पूरी कर लेते। भाई अपना डिफेंस तो किया ही नहीं, केस बाहर कौन सा केस करना है इन्होंने, ये तो पाकिस्तान में नहीं कर सकते केस, इस काबिल नहीं है। मसलन मैं अपने डिफेंस के लिए किसी भी केस में इनमें से किसी लॉयर को नहीं रखूंगा, ठीक है ना। ये इतने नालायक लोग हैं कि ये अपने क्लाइंट के सर पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। सफर तो क्लाइंट ने करना है, इनका क्या होना है। इनको तो बार काउंसिल्स बचा के ले जाएंगी। शायद एक आधा कोई डिस्ट्रोब हो जाए ये वो ज्यादा बदतमीजी करने पे, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना, नुकसान तो क्लाइंट का है। तो वकील को तो बहुत ठंडा होना होता है अदालत में, और उसको अलर्ट होना होता है, ताकि उसको उसको गुस्सा आएगा तो उसके क्लाइंट को नुकसान होना है ना, वकील को क्या नुकसान हो। तो इन्होंने तो मरवाया इमरान खान को। और मैं जब पहले कहता था इसके वकील केस गलत फाइट कर रहे हैं, तो लोग समझते थे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो अब उनको समझ आ रही होगी। देखें, अदालत जो है ना, उसको आप जो मर्जी कहें, यानी मेरे खिलाफ भी फैसले आए हुए हैं, तो अदालत ने या तो बिल्कुल ही आपको लगे ना कि यार गैर कानूनी बात हो रही है कुछ, चलो समझ में आता है, लेकिन बात तो फैसला तो उसी पे होना ना जो शवाहिद उनके सामने रखे गए। अगर उनके सामने बेल की एप्लीकेशन ही नहीं रखी गई 388 के अंदर, अगर उनके सामने वो पॉइंट ही नहीं आर्ग्यू हुआ कि जी आप इस सजा को भी खत्म कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, हाईकोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस पे ये रिलीफ दे दें, ये रेस्पाइट दे दें, या आप इतना दे दें कि हम इसको बेल के लिए अप्लाई कर दें, गिरफ्तारी ना हो, उन्होंने वो किया ही नहीं कुछ, यानी एक चीज भी नहीं की वहां पे। तो इसका मतलब है ना, सरीहन उनकी नलायकी है, या उनको पता ही नहीं था, या वो चाहते थे कि इमरान खान अंदर जाए और वो अपने यूट्यूब और टिकटॉक चलाते रहे। तो मुबशिर साहब फिर इमरान खान अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करेंगे? मुश्किल होगा उनके लिए ये ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी मैं अगर कहूं कि मेरा कद 7 फुट है, मेरा कद 5.5 फुट नहीं है, तो मैं नहीं एक्सेप्ट मानता आपके, आप जैसा मुझे नाप रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर ठीक है नाप लें। आप ना एक्सेप्ट करें उससे फर्क क्या पड़ता है, आप रहेंगे तो उतना ही का ना, वही आपका कद रहेगा, उससे लंबा तो नहीं हो रहा वो। राइट। मुबशिर साहब कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए पीटीआई के अंदर भी बड़ी टूट फूट है और बड़े लोग तितर बितर हो गए हैं, ऐसा तो नहीं कि ये वाली जो कोताही है ये जानबूझकर की गई हो? ये कराई थी, ये मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे फवाद चौधरी और फैसल चौधरी, वो दोनों भाई इसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इमरान खान को मार पड़वाने में, और अपनी वो सियासतें चमका रहे थे, अपनी वो जो है ना वो हर साइड पे पींगे बढ़ा रहे थे। तो आप देखें ना उनके घर में भी लड़ाई हो गई है। तो ये बहरहाल जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो मुबशिर साहब, इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसा माहौल तो मिलना चाहिए ना, ये तो आप भी मानेंगे, हर कोई मानेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। बहुत सारे रहनुमा इनके जेल में हैं, गिरफ्तार हैं, कुछ के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, और तो और जो वकील गए थे बानिया पीटीआई से उनके कागजात नामजदगी साइन कराने, वही अगवा हैं। क्या हो रहा है ये मुबशिर साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं? किसने कहा हुआ है? आई मीन ये मैं कह रहा हूं कि वो जब आएंगे तो खुद ही जवाब देंगे ना इसका कि कहाँ है। वकील को तो अगवा करना आसान काम नहीं है, वो भी जेल के अंदर से,
ठीक है ना? आई मीन ये कोई अनहोनी सी बातें आप मुझे कह रही हैं। मैं नहीं मानता कि कोई अगवा उनको कर सकता है या विथहोल्ड कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं एक बात बताऊँ कि अ, इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी जमा कराएँ तब भी रिजेक्ट होंगे। सो इट डज़न्ट मैटर। अब तो वो अदालत ने कह दिया ना, तो उसके बाद वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ है। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड समीना पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाती है, दहशतगर्दी करने वाली जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती। ये कैसे है कि वो लोग जो 9 मई के उसमें ज़िमन में अंदर हैं, वो वहाँ से कही जा रहे हैं हमने कहा इलेक्शन लड़ना है इसके खिलाफ लड़ वो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं, वो पाकिस्तान को आगे लगाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है। जो 9 मई को हुआ सारा, उसमें से कोई चीज़ पॉलिटिकल नहीं थी, उसमें तो सारी एंटी स्टेट एलिमेंट था और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ थी वो। सो आप देखें एक ज़माना था कि सारे ये कहते थे कि एमक्यूएम जो है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हर एक को पता था कि एमक्यूएम क्या कर रही थी उस वक़्त और अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में कितना कराची में कत्ल हो रहे थे, बत्ताखोरी हो रही थी, चॉकिंग हो रही थी। अब ये कह रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बंदों को ना पकड़ो, उसको अरेस्ट ना करो, उनको लड़ने दो। ये वो तो आप इसका मतलब रियासत ने घुटने टेक दिए ना, तो एमक्यूएम भी ये फेस कर चुकी है एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के ऊपर। और फिर आप देखें कि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि टीएलपी के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन हुआ था। उनके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग यानी है और वो तो खुद पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था या पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको कलअदम किया था। तो एंटी स्टेट एक्टिविटी पे तो बहुत कुछ होता है, उस पे पॉलिटिकल आपको लेवरेज नहीं मिलता, पॉलिटिकल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिलता। ये अपने क्लियर रहे यानी आप जो इस हो रहा है पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? मेरे तो ख्याल में बहुत कम हो रहा है। मेरे ख्याल में तो अभी तक कलीमा खान वगैरह इन सबको अंदर होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो टोने वाली जो है उसको पकड़ के अंदर डालना चाहिए, उसी के आगे मोमबत्तियाँ जला के रखनी चाहिए और उसके आगे ना वो काफ़ूर वगैरह भी फेंकने चाहिए, जो जादू करने के लिए करते हैं, एक उल्लू उसके सामने मारना चाहिए, ज़िबा करना चाहिए। जो ये करते रहे। बहुत लोग हैं इनके जो बाहर हैं जिनको नहीं होना चाहिए बाहर। आई मीन इनकी हरकतें हुँ। देखें, इनके बयानात देखें, फिर कह देते हैं हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। भई तुम पॉलिटिकल नहीं हो तो बीच में भौंक क्यों रहे हो? बक-बक क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? फिर मत बात करो। फिर जाओ अपना काम करो। नहीं वो भी नहीं है तो हम पाकिस्तान तो ये वो वैसे अमेरिकन नेशनल है, वैसे आप ब्रिटिश नेशनल हैं। लेकिन या मुज़ाहिरा आप यहाँ पे आके कर रहे हैं, करें ना व्हाइट हाउस के सामने जाके मुज़ाहिरा आप अमेरिकन नेशनल हैं कि मुझे बाइडेन नहीं पसंद, अब मैंने आग लगानी है यहाँ पे कैपिटल हिल को, फिर देखें वो क्या करते हैं आपके साथ। तो ना ये बातें हैं करने वाली। आप ज़रा पेंटागन के दफ्तर पे जाएँ और वहाँ पे उसका गेट तोड़ने की हाँ। कोशिश करें, तो आपको वो फ्राई कर देंगे पकड़ के। बात तो सही। तो मुबश्शिर साहब पीएमएलएन की ज़रा बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है इनके ऑफ़िस में? ये उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है? आज एक ये खातून गई थी एक हाँ, मखसूस सीट के लिए। उन्होंने हिना परवेज़ पर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। कहती हैं हमें बताएँ जी क्या आपकी खिदमत है पार्टी के लिए? ब्रांडेड सूट पहनती हैं, हिना मेकअप करके आ जाती हैं। परवेज़ भट्ट जो है ना वो पाकिस्तान की आपको मैं बताऊँ उनकी एक ही मिसाल है पूरी वो पाकिस्तान में तो कोई नहीं उनका कंपैरिज़न। इंडिया से एक मिसाल लेके उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं वो रणबीर कपूर की। वो जो ओह! रणबीर कपूर है ना वो अपना जिस तरह के फ़नी किस्म के कपड़े पहनता है और रंग वगैरह जो है ना वो मुझे तो कई बारी लगता है हिना परवेज़ भट्ट जो है ना वो उन्हीं टाइप को ओछी हरकतें वगैरह कर रही हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हुँ। वहाँ पे ख़वातीन ने जो बात की उनका देखें मैं किसी की भांजी-भतीजी हूँ, ना मेरे पास कोई सिफ़ारिश है और हमारी इसीलिए बात नहीं आप सुनते। कुर्बानियाँ देने वाली ख़वातीन को हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हमारी तो पूरी बात भी नहीं सुनते। उस पे मरियम ने एकदम से कहा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, व्हाटएवर आराम से बैठ जाओ। लेकिन ख़वातीन ने भी अनसुनी की। तो मरियम की उस डाँट पे मदिया नियाज़ी साहिबा थी वहाँ पे। उन्होंने कहा जी मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं अपनी कुर्बानियाँ गिनवाने आई हूँ आपको। बाहर निकालना है तो निकाल दें लेकिन बात मैंने अपनी पूरी करनी है। और उनका ये कहना था कि जी हमें भी वो मुकाम दिया जाए जो आप ये ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों को दे रही हैं। ठीक है ना? बात ये उस दौरान तहमीना सुल्ताना कितनी सीनियर है। आप देखें ना कि उनकी तो बड़ी कुर्बानियाँ हुँ, भी हैं जी। पीएमएलएन के लिए। तो उन्होंने भी अपना मरियम से डायलॉग किया इस पे। बेसिकली पीएमएलएन के अंदर कल्चर नहीं है कि जहाँ पे वो बातचीत बर्दाश्त कर लें। जो बादशाह सलामत ने या रानी जी ने ख्वाब देख लिया ना, अब वही आपकी और मेरी ताबीर बनना है अगर हम पीएमएलएन में हैं। उनका कल्चर नहीं है ये कि वहाँ पे कोई रोक-टोक कर सके या कोई अपनी बात करवा सके। उनके लिए वही है जो उनके दिमाग में है और यही पीएमएलएन का हुँ। सबसे बड़ा एक फेलियर है
और खास तौर पे जब नून लीग की ये हुकूमत में होती है ना, उस वक्त तो बिल्कुल सरिया आ जाता है इन लोगों की गर्दनों में। हुकूमत से पहले हुँ, फिर भी ये ठीक रहते हैं, लेकिन हुकूमत मिलने के बाद तो बिल्कुल ही बुज़दिल। और ये अब देखें, ये सारे इल्ज़ामात उनके अपने वर्कर्स लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, करेक्ट। कोई मुखालिफ नहीं लगा रहा। तो दे मस्ट हुँ, टेक दीज़ वेरी सीरियसली, दीज़ आर वेरी सीरियस। अच्छा, इसमें होगा पता है क्या? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों ने कहना है उन्हें की हो जाएगा, उन्हें कहना टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पीएमएलएन हुँ, इलेक्शन भी जीत जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरह इन्होंने करके इलेक्शन जीतने, अपने ही वर्कर्स को बुलडोज़ करके अगर इलेक्शन में हुकूमत बनानी है इन्होंने, तो इनकी हुकूमत चलनी भी नहीं है फिर। फिर वो साल, सवा साल तक हुँ। की मेहमान होगी, ये भी मैं आपको आज आज बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। राइट, राइट, राइट। तो यानी पीएमएलएन को ज़रा सोचना चाहिए अपने रवैये पर, अपनी मेरा ख्याल है पॉलिसीज़ पर, मस्ट अब से। इनको कलेक्टिवली सोचना चाहिए, या अपना अपना इलाज करवाना चाहिए। मुबश्शिर साहब, इमरान खान तो फिर नाअहल ही समझे आउट हो गए। बल्ला मिल सकता है इन्हें, पीटीआई को, बल्ला जो मिले पहले ना, इलेक्शन पहली बात तो ये है कि बल्ला मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि इमरान खान के पास नलके का भी निशान हो या चमचे का भी निशान हो, तो जो लोग उससे उसको वोट देना चाहते हैं, उन्होंने उसको जाके वोट दे देना। तो यानी हुँ, बल्ले का निशान जो है ना, खुद से बिक नहीं रहा यहाँ पे। इमरान खान की ज़ात है, वो चल रही है, और वो लोगों में अपने वोटर्स के लिए वही है। तो बल्ले का निशान मुझे नहीं लगता कि इनको प्रॉब्लम होगी अलॉट होने में, अनलेस एंड अनटिल पार्टी डिस्क्वालीफाई ना हो। लेकिन ये है कि क्योंकि परवेज़ खटक ने पहले इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, फिर बल्ले के निशान के लिए उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया। तो मेरा ख़्याल है कि उनको लगा होगा कि मुश्किल है उनको अलॉट होना, तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो मुश्किल होने की एक ही वजह है ना कि बल्ले का निशान पीटीआई को ही मिलना है। जो भी उस केस को फ़ॉलो कर रहे होंगे वो लोग बता सकते हैं। लेकिन पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग एन इश्यू। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब, जब भी इलेक्शन डेट अनाउंस होती है तो सबसे पहले जो सवालात उभरने शुरू हो जाते हैं, जोड़-तोड़ के साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो भी इस दौड़ में लग गए हैं। आप समझते हैं कि वो बन सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म, बिलावल भुट्टो? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म तो कोई भी बन सकता है। आप ये तो अब इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उनको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक़्त वो बलूचिस्तान में स्ट्रॉन्ग फुटिंग आ गई है उनकी। सरफराज बुगटी भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। बलूचिस्तान में मज़ीद वज़ीर जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला कुद्दूस बज़ंजो भी ज़रदारी साहब को प्यारे हो गए। उसके बाद तासुर ये दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के वो खलीज नहीं है कि जो पहले थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें टेक्निकली स्पीकिंग, कि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की 55 से 60 सीटें एक्सपेक्टेड है, नून लीग की हुँ, 90 से 100 या 105 सीटें एक्सपेक्टेड है। तो उनको भी कोalition बनानी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30-35 सीट्स आ जाती हैं और आज़ाद उम्मीदवार 60-70 हो जाते हैं, तो जरदारी साहब जो है ना, वो जोड़ तोड़ के माहिर है। वो मियाँ साहब इतना नहीं कर सकते, ये तो जरदारी साहब जो है वो सबको मिला सकते हैं। तो उस सूरत में बिलावल का चांस बनता है। तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है ना, और कितनी तोड़-फोड़ होती है जमातों, ये तो हमें पता है कि कोalition गवर्नमेंट बननी है, और हमें ये भी पता है कि हुँ, नून लीग जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन फाइनल हुँ, रिजल्ट क्या होता है, दैट टाइम विल टेल। उसके ऊपर क्या सराही करना जो है ना, कबल वक्त है। दूसरी बात ये है समीना, एक और बात भी होती है कि सारे कैंडिडेट से होते हैं ना, कहना शुरू हो जाए कि यार वो वजीर आजम की दौड़ में नहीं है, तो उनके वोटर ही नहीं निकलते। हुँ, उनको पता है कि यार हमारी पार्टी ने तो हार जाना है, तो हम क्या बाहर निकल के जाएं और हुँ। इतने घंटे लाइन में खड़े हों और खार हों और अपना वोट दे रहे हैं। तो जब उनको ये उम्मीद दिलाई जाए कि नहीं नहीं तुम्हारी पार्टी जीत सकती है, तुम्हारा वजीर आजम हो सकता है, तो आप इंश्योर बन कर रहे होते हैं कि अपनी वोटर की एक्टिविटी को उस दिन पर्टिकुलरली। सो ये इलेक्शन स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मोर देन एनीथिंग एल्स। राइट। लेकिन मुबश्शिर साहब, अगर हम बिलावल भुट्टो की सियासी शख्सियत के हवाले से बात करें, जब से वो सियासत में आए हैं, हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका विजन जो है वो अगर उनकी स्पीच सुने तो इम्प्रेस होता है बंदा, उनको लगता है कि उनकी बात में वजन है। आप समझते हैं कि वो अ, उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींच सकते हैं? बिलावल भुट्टो जो है ना, वो काफ़ी इम्प्रेसिव उनका लर्निंग कर्व है। और जब वो आए हुँ, थे और अब वो जो हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और जो मैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में जो एक फ़र्क देखता हूँ ना दोनों में एज़ कैंडिडेट्स आप समझ लें, तो प्रिसाइज़ली वो ये है कि बिलावल कभी किसी को शट अप नहीं कहते, किसी को गेट आउट नहीं कहते, किसी को ये नहीं कहते कि बाहर निकल जाओ। वो हर एक की बात सुनते हैं, तहम्मुल से कोशिश करते हैं जवाब देने का, फिर मशावरती कमेटी आ जाती है, मशवरा लेते हैं, लोग खुद आके डिफ्यूज़ कर लेते हैं बीच में। वो अपने वोटर को रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे। पीपल्स पार्टी का कल्चर है वैसे ये मानना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी अपने वोटर को रिस्पेक्ट देती है और पीपल्स पार्टी उनकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करती है, उनकी हर चीज़ को दींगा मुश्ती को भी बर्दाश्त करती है और ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है एक्सेप्टेबिलिटी का। पीपल्स पार्टी आपको उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, मुसलमान है, वो हर एक जो जियाला है भुट्टो का वो उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर अबव दीज थिंग्स। तो ये बाकी पार्टीज राइट। काफी हद तक एक स्ट्रगल है। तो उस लिहाज से जब मैं देखता हूँ तो बिलावल हैज रियली कम ऑफ एज एंड इज रियली इम्प्रूव्ड एंड बिलावल भुट्टो जो है ना उनको बहुत बड़ी दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि वो वेट बड़ा कर सकते हैं, उनके पास टाइम बहुत है, ही इज टू यंग। तो वो या जैसे मियां साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, इमरान खान हो गए, तो 5 साल के बाद पता नहीं किस हाल में होंगे। अल्लाह करे ठीक हो, अल्लाह करे अच्छी हाल में हो, लेकिन आप देखें ना कि एक उम्र होती है ना हर एक की। तो बिलावल के पास एज बहुत ज्यादा है और दूसरा उनके पास भुट्टो की लेगेसी है। तीसरा उनके पास हुकूमत कर में रहने वाली 4 दफा हुकूमत में रहने वाली पार्टी है। उनके पास बड़े डेडिकेटेड उसके और फॉलोअर्स हैं। हाँ, और मुबशिर साहब मुझे भी एक पॉइंट ऐड करने देना, एक जरदारी सबसे भारी भी तो है उनके पास। हाँ ना, जरदारी साहब के भारी होने का मतलब क्या है? मैंने उनको 1-2 दफा देखा है नेगोशिएशन करते हुए, खुद पर्सनली प्रेसिडेंट हाउस में भी और ऑपोजिशन में भी। जरदारी साहब की तरह कोई नेगोशिएट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपने उनको देखा हुआ नहीं है ना तो वो आपको यकीन नहीं आएगा। द वे ही टॉक्स एंड द वे ही पुट्स अक्रॉस एंड द वे ही नेगोशिएट्स, ही डजंट राइट। नेगोशिएट। आई मीन वो पहले तो आपकी हर बात मान लेते हैं, उसके बाद वो अपनी एक चीज लेके आएंगे सिर्फ कि ये मेरी शर्त है और आप इसी में सोच रहे ओके। होते हैं, पहले तैयारियां करके जा रहे होते हैं कि मेरी इस बात पे तो उसने ये नहीं करना, इस पे तो नहीं मानना, उस पे नहीं मानना। वो मान लेंगे और एक जेन्युइन मानेंगे, यानी ये भी नहीं है कि अमल नहीं करना उसके ऊपर, लेकिन वो अपनी सिर्फ जो उन्होंने मनवानी है ना वो एक ही बात रखते हैं। तो लोग जो होता है ना वो कहते हैं अगर ये ना मानी गई तो मैं ये कर लूंगा, अगर इस कीमत पे ना हुआ तो फिर ये कर लेंगे। तो वो करते ही नहीं, वो सारा वो कहते हैं जो तुमने कहा ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट। तो फर्क तो है दोनों में। सही। मुबशिर साहब, अब बड़ा अफसोसनाक जो स्कैंडल सामने आया पंजाब से, उस पर भी आपकी राय चाहिए मुझे। ये कितना अफसोसनाक वाकया है, 500 लड़कियां हैं सर जो दरगाहों से उठा के सिंध में फरोख्त हुई हैं। मुबशिर साहब, कहाँ हैं पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे और ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क? यार देखिए, ये उर्दू न्यूज़ ने ये ब्रेक किया था और ये लाहौर हाई कोर्ट से ये मामला उठा था कि एक लड़की अलीशा थी जो दाता दरबार से, जिसको अगवा किया गया था और फिर पहले पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों से अलीशा से बात करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। वो पूरा एक गैंग निकला और जब उस गैंग के लोगों को पकड़ा गया तो पता चला ये 500 लड़कियों को अगवा कर चुके हैं। उनका तरीका वारदात यह है कि नौकरी का झांसा देते थे और लड़कियों को एक औरत, लतीफ़ा नामी औरत है, उसके पास फ़रोख्त कर देते थे और फिर वो आगे जाके उनको डिफरेंट वडेरों के आगे फ़रोख्त वगैरह कर देती थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिस दिन तक ऐसा काम करने वालों को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, उनको दरख्तों से नहीं उनको टांगा जाएगा और उनकी लाश टंगने दी जाएगी जब तक चील, कव्वे और गिद्ध ना उसको नोच लें पूरी तरह, तब तक ये ऐसे घिनौने काम खत्म नहीं होंगे। इससे पहले आप ये देखें कि अब इमरान खान और बुशरा बेगम और इन सारों पे कितने इल्जामात लगे काशाना वालों की तरफ से, उनकी प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया। यानी आपके तो प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे कि वो लड़कियां वहां से मंगवाता था। तो आप अगर उस वक्त एक्शन ले लेते तो अभी ये नौबत ना आती। अच्छा, इसमें मैं एक शख्स की या एक फर्द वाहिद को मैं ब्लेम करने के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं एज अ सोसाइटी में आपको बता रहा हूँ कि आप नूर मुकद्दम का केस देख लें, अभी तक उसका हल ही नहीं हो रहा। आप बिल्कुल। दूसरा देख लें, उसका हल बिल्कुल। नहीं हो रहा। तीसरा देख लें, यहाँ पे जो भी लड़की मारी जाती है ना, एंड में बाद में उसके कैरेक्टर पे बातें शुरू हो जाती हैं। कोई ये नहीं कहता कि जो उसके साथ हुआ वो कितना गलत है और उस करने वाले को सजा देनी है कि नहीं देनी। तो अब ये पकड़ा बिल्कुल। गया है, ये जो उसके गैंग के पकड़े गए ना,
अब मैं मानूं आप इसको दरख्तों से टांग दें, वहीं दाता दरबार जहां से उन्होंने उस लड़की को अगवा किया था, उसके सबसे ऊंचे मीनार के साथ टांग दें और लाश को टंगा रहने दें कम से कम 2 महीने, जब तक चील कौवे गिद्धे जो उसको खा नहीं जाते। उसके बाद अगर कोई किसी को ख्वाब में भी ख्याल आए ना लड़की अगवा तो वो करने का, डरेगा। के बैठ जाएगा, वो नहीं करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुबश्शिर साहब। देखिए वंस फॉर ऑल प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए और ऐसे मामला पर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पर आकर एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए नूर मुकद्दम केस का आपने जिक्र किया, सारा इनाम कत्ल केस देख लें, और उससे पहले जब जैनब का मर्डर हुआ था तो जैनब अलर्ट तो हमने निकाल दिया, लेकिन क्या अमली इक़दामात हैं। आप सही कह रहे हैं सर, कुछ इनको कोई प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। Yeah. राइट। तो मुबश्शिर साहब, एक और अफसोसनाक खबर है मेरे पास। रात गए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैरेज पर दस्ती बम से हमला किया गया है और ये हमला कलअदम तंजीम ने किया है। कौन हो सकता है इसके पीछे और ये पाकिस्तान के अमन का कौन दुश्मन है मुबश्शिर साहब? ठीक है, मैं इसके ऊपर अभी इसलिए नहीं बात करूंगा अगेन, क्योंकि इसमें अब एक दहशतगर्द तंजीम भी मुलव्वस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होने, FIR हुई है और थानेदार की ASI की मुद्दईयत में हुई है। इसके साथ डिटेल्स आने दें, फिर वील टेक अप दिस इशू बिकॉज इट विल बी प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट इट नाउ। ओके, राइट राइट। तो चलिए आखिर में जरा क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। PCB अब T10 करवाने जा रहा है। अब आप खुश हैं मुबश्शिर साहब, T10 हो रहा है? बात यह है कि ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी का करप्शन का एक जीता जागता सबूत है। जितनी करप्शन वो कर रहा है PCB के अंदर, और मैं इसलिए पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, सबको पता है उसकी सिफारिश कहाँ से आई है, तो पीपल्स पार्टी वालों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह के फैसले जो हैं उनको हमारे दिलों में उनकी जगह नहीं बनाएंगे। अब ज़का अशरफ T10 क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको बोर्ड में याद रखा जाए, तो वो कह रहा है कि मैं T10 इनिशिएट कर दूं और T20 से जरा पहले, और करा रहा है मिडिल सेक्स काउंटी के थ्रू। तो मिडिल सेक्स काउंटी जो है वो, एक तो पहले PCB क्यों नहीं करा सकता T10, इसमें कौन सी इतनी साइंस है? व्हाई डू यू नीड एन इंग्लिश काउंटी टू कम एंड डू दैट ओवर हियर? और दूसरा, मिडिल सेक्स के ऊपर कुछ 3 केसेस चल रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के, फॉल्स ऑडिट्स के और काफी ऐसी चीजों के। वो यानी बदनामे जमाना जो काउंटी है ना, उससे ही ज़का अशरफ का ताल्लुक होना था। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको T20 से पहले कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी आपकी जो मार्केट है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसकी स्पॉन्सरशिप्स और उसके एडवर्टाइजिंग और वो सारे जो है ना उसका लोड इतना उठा ले वन आफ्टर दी अदर। तो आप बेसिकली T20 को फेल कर रहे हैं, जो PSL एक बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का, क्योंकि आपने शुरू नहीं किया, आपके मुखालिफ ने शुरू किया, तो वो नजम सेठी ने। और आप चाहते हैं कि हर दफा जब भी होता है तो उसको क्रेडिट मिलता है, तो ये किसी तरह डाइल्यूट हो जाए या बुरा हो जाए। तो ये अपनी जाती लड़ाइयों में और अपने खाने खाने में और अपनी रिश्वतों में और अपनी करप्शन में ये लोग पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट राइट, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।